हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में फिर से एक बार। तो आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे वो है परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, चाहे पीएससीज की हो। तो ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन परमाणु के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? डाल्टन ने कहा था कि भाई परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो देखिए, परमाणु क्या होता है? 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 कण होते हैं उसमें। इसका मतलब वो विभाज्य है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। 20वीं सदी में यह जान लिया गया कि परमाणु विभाज्य है। यह कितने अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है? तो ये देखिए, ये है परमाणु, ठीक है। और इस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक कक्षा में घूमते हैं, और नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि कितने हुए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 कण हुए। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 3, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सन 1906 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? ये की थी गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो थे जेम्स चैडविक। तो आप देखिए, आपने तीनों के पढ़े अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो आप इन तीनों को याद कैसे करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, जे थॉमसन इलेक्शन में गोल्ड पहन के नाचने लगा। अब जे थॉमसन इलेक्शन, यानी कि जे थॉमसन इलेक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन समझिए, यानी कि जे थॉमसन ने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो यहां से आप याद कर लोगे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। गोल्ड पहन के, तो गोल्ड का से हो जाएगा, गोल्ड से क्या हो जाएगा? गोल्डस्टाइन। और पहन के यानी पी से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। तो यहां से आप कर लोगे प्रोटॉन। अब नाचने लगा, तो नाचने लगा, हम देखिए नए से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो यहां से आपको याद हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो आसान ट्रिक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, जे थॉमसन इलेक्शन में गोल्ड पहन के नाचने लगा। कैनाल किरणें का पता किसने लगाया जो कि धनावेशित विकिरण होती है? तो कैनाल किरणें कैसी होती हैं? देखो, ये गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस टाइप से बैटरी से एनोड और कैथोड जोड़ दिए। ये जो कैनाल रेज हैं, ये एनोड रेज भी कही जाती हैं। कौन सी रेज कही जाती है? एनोड रेज। क्योंकि एनोड से कौन सा चार्ज निकलता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस तरह से आगे कैथोड की एक पत्ती लगा दी छेददार, उसमें से ये प्लस जो रेज निकली, ये वाली जो रेज निकली, यही उन्होंने क्या कहा कि ये जो धनात्मक रेज हैं ये कैनाल रेज हैं, और इन्हीं से उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान संबंध के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन है?
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान संबंध है वो क्या है? एक हिंट दे दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, यानी कि कम होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से भारी होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो कितना होगा ये देखिए, तो ये 2000 गुना अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रिक्त स्थान होता है तथा प्रोटॉन पर आवेश रिक्त स्थान होता है। तो ये देखिए आप, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और ये कहाँ रहता है? नाभिक में। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब बाहर जो कक्षा में घूमते हैं वो क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु उदासीन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज प्रोटॉन के प्लस चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज से प्रोटॉन का प्लस चार्ज क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या होता है? बाहर उदासीन परमाणु पे चार्ज ये पूरे पे 0 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, आप यहां से देख सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं संख्या में, ये ध्यान रखिए आप, उदासीन परमाणु के। अब प्रोटॉन पे रहता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? -1 और प्रोटॉन पे क्या होगा आपका? +1 चार्ज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे -1 और प्रोटॉन पे +1। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, शून्य रहता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पहली बात, उदासीन कब होगा? जब प्लस और माइनस दोनों बराबर हों। ठीक है, तो यहां देखिए आप, जैसे यहां आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बाहर कक्षा में, यानी कि 3 माइनस हो गए। यहां पर अंदर कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं? पी से जो दिख रहे हैं वो आपको 3p दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 प्रोटॉन है अंदर, और बाहर कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों जब बराबर होंगे तभी कोई परमाणु उदासीन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या कर देंगे? चार्जेज को कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनके चार्जेज जब बराबर होंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बराबर। यहाँ देखो आप, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 3 ही प्रोटॉन हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा और परमाणु उदासीन हो जाएगा। तो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आंसर ऑप्शन सी। परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल प्रस्तुत करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? परमाणु संरचना से संबंधित पहले वैज्ञानिक कौन थे? जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की वही पहले थे, वो थे जे थॉमसन। निम्नलिखित में से जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में सत्य कथन है। जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया वो कैसा था, इसको समझिए पहले, फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो इजीली आंसर दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा एक धनावेशित गोला होता है परमाणु, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऑरेंज इलेक्ट्रॉन उसमें ये हरे हरे दिख रहे हैं, इस तरह से धंसे रहते हैं, यानी कि इसकी तुलना तरबूज से करी जा सकती है। तरबूज में जो लाल लाल भाग होता है, यहाँ जो ऑरेंज दिख रहा है वो इस तरह का होता है, यानी कि, और जो इलेक्ट्रॉन उसके बीज की तरह धंसे रहते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं उसकी तरह धंसे रहते हैं। और फिर कहा उन्होंने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये जो धनावेशित गोला है इनके बराबर होते हैं, दोनों का आवेश बराबर होता है, तो ये उदासीन होता है। अब ऑप्शन देखिए, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति धनावेशित गोले में धसे रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या चुना? यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी तथा अल्फा कणों को चुना। ये देखिए, ये गोल गोल से दिख रहे हैं, ये है सोने की फॉइल यानी सोने की पन्नी, पतली पन्नी ली, और ये जो कणों की जो तीर से दिखा रहे हैं ये अल्फा कण है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण क्या होते हैं? ये हीलियम होती है, हीलियम का जो 2+ आयन के रूप में होती है, यानी कि द्विधनावेशित कह सकते हैं आप। तो आंसर हुआ आपका He2+। धनात्मक आवेश वाले द्विआवेशित हीलियम 2+ यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? आपको यहाँ ये भी दे सकता था कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। He2+, इसका मतलब होता है अल्फा कण। यहाँ देखिए, नाभिक में अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या रहता है? नगण्य रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन चाहे बाहर जाए या अंदर आए, यानी कि द्रव्यमान पे फर्क नहीं पड़ता है। सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन जाने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब 2+ हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बाहर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। He हीलियम का होता है 4U, तो 4U ही रहेगा। ठीक है, U का मतलब यूनिफाइड मास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4U। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, सोने की पन्नी पे। कैसे किया? देखो, ये सोने की पन्नी में पहले आपको दिखा भी चुका हूं। अब अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन किया, यानी कि इस पे अल्फा कणों की क्या की? बौछार। अल्फा कण का मतलब है He2+, यानी कि हीलियम द्विधनावेशित रूप में। ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया ये फॉइल पे, यानी कि यहाँ इसमें क्या थे? परमाणु, और उनसे जहां खाली जगह थी वहां देखो सीधा निकल गया इस तरह से, कहीं इस तरह से टकरा के तिरछा निकल गया He2+, जो अल्फा कण है वो। एक क्या हुआ, ये 180 डिग्री पे एकदम वापस लौट के आ गया। ये यहां से नाभिक की खोज हुई। ये बीचों बीच जो था ये भरा हुआ था एक बहुत कम जगह में, और ये क्या हुआ था, 12,000 कणों में से एक कण वापस आया था। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का प्रयोग। अब देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में क्या है। निम्नलिखित में से रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिक के मॉडल के बारे में असत्य कथन है। अभी हमने पढ़ा और उससे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ एक परमाणु है, क्या हुआ, जहां खाली भाग है परमाणु में वहां से तो किरणें इस प्रकार से सीधी निकल गई, लेकिन जो नाभिक के सामने जो कण आए, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल, वो क्या हुए, वापस 180 डिग्री पे वापस हो गए। यानी कि वहां क्या था, केंद्रक था परमाणु का। केंद्रक की खोज हुई परमाणु के यहाँ से, और बाहर के जो थे वो खाली थे। अब ऑप्शन देखिए, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, ये कहा रदरफोर्ड ने, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही कहा था। परमाणु का केंद्र कैसा होता है, धनावेशित होता है। हुआ क्या था, जब He2+ को बौछार किया परमाणु पे, तो वो 180 डिग्री पे वापस आ गया, तो इससे सिद्ध हुआ कि वो धनावेशित होता है, रिपल्शन हुआ। फिर आगे कहा है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ये इस प्रयोग से सिद्ध हो गया था, क्योंकि खाली जगह, इतना बड़ा परमाणु है, उसमें खाली जगह में होके अल्फा कण निकल गए और बीचों बीच टकराए, तो इससे ये सिद्ध हो गया।
अब ऑप्शन डी क्या है, परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग भरा हुआ रहता है, ये गलत है। अधिकतम भाग खाली रहता है, केवल छोटा सा भाग भरा हुआ रहता है जो नाभिक है वो। तो ऑप्शन डी यहां गलत हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? परमाणु का नाभिक यानी केंद्रक, ठीक है, वो कौन थे? रदरफोर्ड थे। ये जो नाभिक से टकरा के आई थी ना अल्फा किरण या अल्फा कण, वो उससे किसकी खोज हुई? उससे नाभिक की खोज हुई थी। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। परमाणु संरचना के बारे में नील्स बोर की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। अब हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने जो अपना प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन का, उससे बाकी चीजें तो स्पष्ट कर दी कि भाई नाभिक बीचों बीच नाभिक होता है, केंद्रक होता है, इसमें खाली स्थान होता है बाकी जगह में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो आवेशित कण है वो यदि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे तो वो ऊर्जा का विकिरण करते रहेंगे, और विकिरण करने से क्या होगा, देखो इस तरह से वो जब ऊर्जा निकलती रहेगी आवेशित कण से तो धीरे धीरे वो क्या होगा, केंद्रक में गिर जाना चाहिए, उसकी ऊर्जा कम होगी। तो यहां रदरफोर्ड साहब फेल हो गए ये समझाने में कि भाई ये अंदर नाभिक में नहीं गिरेंगे, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण दिया बोर साहब ने। अब बोर साहब ने क्या कहा, देखिए जो रदरफोर्ड की गलती थी वो बोर साहब ने सुधारी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया इसका। तो वो कैसे दिया, देखो यहां देखिए आप, ये पूरा परमाणु है, परमाणु की कक्षा दिख रही है आपको KLMN, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, और जो निश्चित कक्षाएं होती है उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं, यानी कि डिस्क्रीट सेल कहते हैं। और जब ये चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, क्योंकि वो एक निश्चित कक्षाओं में लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है निश्चित कक्षा में, उस तरह से। और इन जो कक्षाएं हैं इनको क्या कहा, ऊर्जा स्तर। अब ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन के विविक्त कक्षा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन इलेक्ट्रॉनिक को आप इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा। इन कक्षा या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो ये कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है नाभिक में और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से वह कौन से कण हैं जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो कौन से कण हैं जिनका द्रव्यमान बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का तो नगण्य होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में, तो जो बराबर द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो हमने डिस्कस करते आ रहे हैं, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कक्षाओं में चक्कर क्या लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में हो गए आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज
और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा रहता है, न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को नाभिक से दूरी अथवा ऊर्जा के स्तर के क्रम में कैसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए, इस तरह से लिखा जा सकता है। जो सबसे नजदीक है वो के सेल है, तो KLMN इस टाइप से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं N = 1 2 3 4। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए आप, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा क्योंकि KLMN, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके द्रव्यमान के योग को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के योग को पूछा है, उनकी संख्या का जो जोड़ है तो वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखिए, द्रव्यमान संख्या। परमाणु के किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है जहां n ऊर्जा स्तर या कक्ष की संख्या है। n क्या है, ऊर्जा स्तर। जैसे हमने देखे थे अभी KLMN, N = 1 2 3। ठीक है, ये जो बाहर नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कहा है इसने N = 1 2 3। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n²। परमाणु के कक्ष M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब कक्ष M का पूछा है, M का मतलब क्या हो गया यहाँ, ये देखिए, N K का मतलब N = 1 और M का मतलब क्या हो जाएगा फिर N = 3। M तो N का जब मान रखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2n² से। मान रख दीजिए, वैल्यू रख दो, कितनी, 3 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी परमाणु में K और L दो ही कक्ष हैं और दोनों भरे हुए हैं तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, K का मतलब N = 1 और L का मतलब N = 2। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या K सेल में या N = 1 सेल में कितना होगा, 2n² इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देख लीजिए, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, इसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन। अब L में देख लो, 2n² में फिट कर दो, 2 रख दो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दोनों का जब टोटल करेंगे दोनों शेल का तो कितना आ जाएगा, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो सबसे बाहर जो कक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, यहां से समझिए। देखिए, ये 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन परमाणु है, O2 अणु है, इसमें ये बाहरी कक्ष हैं ऑक्सीजन परमाणु के। ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, ये साझा किया है, जो मैंने गोल किया है ये क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन है। साझा यानी कि संयोजन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये साझा करते हैं, त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि जो बाहर का जो कक्ष है, जो बाहरी कक्ष होता है सबसे आउटर कक्ष, उसी के इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाते हैं, संयोजन यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले कक्षों के नहीं। वे परमाणु जिनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है। जिनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण होंगे तो उनको ना तो लेने की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन, ना देने की जरूरत पड़ेगी, वो स्थायी होंगे, तो उनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। वे तत्व जिनके परमाणुओं की संयोजकता 0 होती है उन्हें क्या कहते हैं। अब भाई जिनको जरूरत ही नहीं है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की, तो उन्हें कहा जाता है अक्रिय तत्व। ठीक है,
उन्हें अक्रिय कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनके जो बाहरी जो कक्ष होते हैं वो पूर्ण होते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक ही कक्ष होता है, वो पूरा होता है। नियॉन में 2 कक्ष होते हैं, तो दोनों कक्ष में क्या होता है, जो लास्ट का कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूर्ण रहता है। तो इनके बाहरी को कक्ष हैं वो सब भरे हुए हैं, इसलिए ये स्थायी हैं इस रूप में। इनकी संयोजकता क्या हो जाती है, यहाँ पे शून्य हो जाती है। तो कौन से हो गए ये, ऑप्शन डी अक्रिय तत्व। वह अक्रिय तत्व जिसका बाह्यतम कक्ष अष्टक पूर्ण नहीं करता, तो ये होता है हीलियम। हीलियम में होते ही कुल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहां से अष्टक पूर्ण करेगा, तो आंसर हो जाएगा हीलियम। किसी तत्व के परमाणु को स्थायित्व ग्रहण करने के लिए परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। कितने, 8। यह अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग या साझा किया जाता है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी जो तत्व होता है वो स्थायित्व ग्रहण कैसे करता है, अपना अष्टक पूर्ण करके। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का आप एक एग्जाम्पल ले लो। ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु हैं वो मिलकर बनाते हैं O2। ऑक्सीजन का जो उदासीन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 टोटल। पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 6। ठीक है, तो दूसरा कक्ष जो है वो अष्टक पूर्ण नहीं करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा किसी से या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, साझा कर लेता है दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से और वहां ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा। यानी कि जो दोनों परमाणु है वो दोनों परमाणु क्या करेंगे, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। और ये देखिए, ये साझा करने से क्या होता है, उसके भी 4+4 हो गए, इसके भी 4+4 हो गए, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इसलिए ऑक्सीजन O के रूप में ना पाया जाकर किस में पाता है, O2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता इस आधार पर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। इन्हीं ये ग्रहण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या त्यागता है जितने इलेक्ट्रॉन या फिर साझा करता है जितने इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है संयोजकता। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पीरियोडिक टेबल के प्रथम ग्रुप में आते हैं। और जो प्रथम ग्रुप है उनकी सबकी संयोजकता 1 होती है, ध्यान रखिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या जैसे हाइड्रोजन वो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करती है। तो इस प्रकार से इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और स्थायित्व ग्रहण करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में आते हैं और इनकी संयोजकता होती है 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और स्थायित्व ग्रहण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संयोजकता क्रमशः कितनी होती है, तो नाइट्रोजन तो देखो नाइट्राइड की फॉर्म में पाया जाता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। और ऑक्सीजन किसके फॉर्म में पाया जाएगा या संयोजन करेगा, O2-, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो आंसर हो गया आपका 3 और 2। क्लोरीन और हीलियम की संयोजकता क्रमशः कितनी होती है, क्लोरीन और हीलियम की। तो क्लोरीन वाला ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। इनकी संयोजकता होती है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये और तब स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। और जो
हीलियम है वो अक्रिय गैस समूह का सदस्य है, तो अक्रिय गैस समूह के सदस्यों की क्या रहती है, 0 रहती है। इनका अष्टक पूर्ण रहता है या बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं जितने होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, हेलोजन की 1 और अक्रिय गैसों की 0, ऑप्शन सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणुओं में उपस्थित रिक्त स्थान की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किन कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन किनको कहा जाता है, देखिए ये एक परमाणु है और परमाणु में क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो नाभिक में जो पाए जाते हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, न्यूक्लियॉन किन्हें कहते हैं, जो नाभिक में पाए जाएंगे। और नाभिक में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का क्या कही जाती है, द्रव्यमान संख्या कही जाती है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या दे रखी है 27, एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या दी हुई है 27। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हुए, 13 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबरी प्रोटॉन होते हैं। वो कितने हुए, 13। और प्रोटॉन के बराबरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 13। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 13, ऑप्शन डी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो परमाणु रिक्त स्थान होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो सीधा सा है कि भाई प्लस की ज्यादा है तो क्या होगा, क्योंकि प्लस प्रोटॉन है तो प्लस होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे प्लस में प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन 3 है, तो धनावेशित हो जाएगा, प्लस का 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि किसी तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो यानी कि स्थान एक ही है उनका, ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग है, तो जिनका स्थान एक होता है, ठीक है, यानी परमाणु संख्या समान होती है, जैसे C12 और C14 देखिए, ये होते हैं कार्बन के समस्थानिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। ये 3 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, 1H1 प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों को आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। 3 समस्थानिक हैं इसके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होता, हाइड्रोजन के पास। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक जो 1H1 होता है, प्रोटियम वही हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटियम। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का अस्थिर समस्थानिक कौन सा है। अस्थिर समस्थानिक पूछा है, 3 समस्थानिक होते हैं इसके, कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और
ट्राइटियम। ट्राइटियम कौन सा होता है? 1H3। ये अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है और रेडियो एक्टिव होता है। और ये 1H1 और 1H2 जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ? ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ये ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से प्रकृति में कौन सा समस्थानिक सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो प्रकृति में तो प्रोटियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखो, जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसका आणविक द्रव्यमान होता है 18U। ठीक है। H का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और ड्यूटेरियम जो होगा उसका होगा कितना? 2 और ट्राइटियम का होता है 3। ठीक है। प्रोटियम का 1। अब भारी जल देख लीजिए, D2 है तो D का 2 आ जाएगा, यानी कि D के कितने हो गए? 2 × 2 4। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब टोटल कर लो कितना हुआ? 4 + 16 कितना आया टोटल? 20U, यानी कि 20U इसका भारी जल का क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से समस्थानिकों के रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में सत्य कथन है। तो समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण असमान होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक है यानी कि Z, वो इक्वल पाया जाता है। परमाणु क्रमांक कह लीजिए आप उसे, या परमाणु संख्या कह लीजिए। ठीक है, ये पाया जाता है इक्वल। और डिफरेंट क्या पाया जाता है? डिफरेंट पाया जाता है न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी तो द्रव्यमान संख्या अलग हो ही जाएगी। तो ये दो चीजें जो है वो अलग पाई जाती है। निम्नलिखित में से समस्थानिक तथा उसके उपयोग का सही युग्म है। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम का दे रखा है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, तो ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम 235 भट्टी में जो है ईंधन के रूप में यूज आता है। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, तो ये भी सही है। कोबाल्ट 60 जो होता है कोबाल्ट का समस्थानिक, वो कैंसर के उपचार के यूज में आता है। आयोडीन, अब आयोडीन किसमें? घोंघा रोग के इलाज में, ये दे रखा है तो बिल्कुल ये भी सही है। आयोडीन 131 जो है वो घोंघा रोग के इलाज में आता है यूज में। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है आपको कौन सा समस्थानिक होता है, तो आपको समस्थानिक भी याद रखने हैं। आयोडीन का कौन सा है? 131, कोबाल्ट का 60 और यूरेनियम 235। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहा जाता है। यानी कि समान भार है, द्रव्यमान संख्या समान है, मतलब समान भार है, तो क्या हुए? समभारिक हुए। इनमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो डिफरेंट पाया जाता है। निम्नलिखित में से समभारिकों के रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में सत्य कथन है। समभारिकों के जस्ट समस्थानिक से उल्टे हो जाएंगे। समभारिकों के रासायनिक गुण असमान और भौतिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का कण नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों अपरमाणु कण होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो परमाणु का कण नहीं होता है। निम्नलिखित में से तत्व को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तत्व को उसकी परमाणु संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, या प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं उन्हें से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रम से होती है। सोडियम आयन में पूछा है तो ध्यान रखिए, सोडियम का जो उदासीन परमाणु होता है Na, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसमें
11 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उदासीन परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे 11। अब Na+ का देखने से पहले आप उदासीन जो परमाणु है सोडियम का, उसका विन्यास देख लीजिए क्या होता है, 2, 8 और 1, ठीक है। ये जो 1 है बाहर का, ये निकल जाता है Na+ में इलेक्ट्रॉन, और 2 और 8 विन्यास रह जाएगा, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na+ बन गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, 10। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर अंदर जा सकते हैं, जाते आते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, क्योंकि वो नाभिक के अंदर होते हैं, ना वो बाहर जाते हैं ना अंदर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन सेम रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रह जाएंगे 11 के 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। O2- में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्रम से कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछी है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का उदासीन परमाणु जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। प्रोटॉन तो देखो चेंज नहीं होंगे, जो आदान प्रदान होता है वो किनका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ऑक्सीजन 2- का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, नो चेंज, 8 के 8 ही। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 8। तत्व 8x16 में कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जो Z है वो होता है परमाणु क्रमांक, और A जो ऊपर लिखा रहता है वो होती है द्रव्यमान संख्या। ध्यान रहे, Z परमाणु क्रमांक, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। N कैसे निकालेंगे, A - Z हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर दीजिए, यानी कि 16 - 8 हो जाएगा यहाँ। तो कितना बच जाएगा, न्यूट्रॉन 8। आंसर आ जाएगा आपका 8। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन से किसकी खोज हुई। तो अल्फा कण प्रकीर्णन से किसकी खोज हुई थी, परमाणु केंद्रक की खोज हुई थी। एक तत्व के समस्थानिक में, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। भौतिक गुण भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। रासायनिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये गलत है, क्योंकि परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक की। क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आयन दे रखा है, यानी कि Cl-, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन का आना, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, माइनस का मतलब है 1-, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो उदासीन जो Cl होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, ठीक है। विन्यास क्या होता है, 287। Cl- का विन्यास क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, और विन्यास हो जाएगा 288। जो बाहर का कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और ये स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि सोडियम दिया हुआ है यहाँ देखिए, यानी कि उदासीन अवस्था में है। सोडियम में, उदासीन सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है। विन्यास कैसे लिखते हैं हम, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2n² से निकाली जा सकती है। तो यहाँ विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 क्या हो जाएंगे, सोडियम के उदासीन परमाणु का विन्यास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसका कंटेंट कुछ आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।